हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज सितंबर 1 फ्राइडे को जो आर्टिकल आए हुए हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों के हैं। टोटल 5 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। जीडीपी से रिलेटेड आर्टिकल है, चाइना इंडिया बॉर्डर कन्फ्लिक्ट के बारे में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है, रिसेंटली वेस्टर्न अफ्रीका में जो कूप हुआ है उसके बारे में है, और कोक बोराक जो कि एक ट्राइबल लैंग्वेज है त्रिपुरा की, उसके बारे में आर्टिकल्स आए हुए हैं। डिटेल में चर्चा करेंगे, सारे प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट को कवर करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग हिंदी मीडियम के बच्चों को ज़्यादा इंक्लूड करना चाहते हैं हमारे साथ इस चैनल में, और हम लोग उन लोगों के लिए द हिंदू आर्टिकल के जो ट्रांसलेशन है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं। उसके लिए आप लोग अगर चाहते हैं जो पीडीएफ ट्रांसलेशन है वो हम आपको टेलीग्राम के थ्रू देंगे। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो में भी मिल जाएगी। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और हिंदी में अगर आपको ट्रांसलेशन समझ में नहीं आ रहा है या कुछ चेंज की ज़रूरत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम कोई भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीडबैक के लिए तैयार हैं। तो प्लीज़ आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, जो बच्चे हैं, जो जिन्हें अच्छा एडिटोरियल ट्रांसलेशन नहीं मिल रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें भी अच्छा कंटेंट दिया जा सके, ताकि उनकी क्लैरिटी बढ़ सके और उनको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके जो कि उन्हें नहीं मिल पाता है यूपीएससी की तैयारी करने में। तो ये हमारा मेन फोकस रहेगा। आइए शुरू करते हैं आर्टिकल। हमारा आज का फर्स्ट आर्टिकल है ऑप्टिमिज्म एंड कॉशन। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है और आपके जीएस 3 के पर्सपेक्टिव से इकोनॉमी के कुछ कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में बात करेंगे, उसके पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए भी कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट होगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कॉन्सेप्ट्स को जो है हम कवर करेंगे इस आर्टिकल में। तो शुरू करते हैं कि आखिर न्यूज़ में आया क्यों है। तो रिसेंटली एनएसओ की जो फर्स्ट क्वार्टर है, जो कि अप्रैल, मई और जून, ये 3 माह की जो है रिपोर्ट रिलीज़ की है एनएसओ ने ग्रोथ की, जीडीपी की, और बताया है कि जो ग्रोथ एस्टिमेट है वो इस बार 7.8% है। इसका मतलब जो हमारी जीडीपी है वो 7.8% से ग्रो कर रही है। अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई ने प्रेडिक्शन 8% किया था, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो आरबीआई के जो प्रेडिक्शन था उसी के अनुसार जो है जीडीपी ग्रो कर रही है। 0.2% कम है, पर ऑलमोस्ट जो है सेम ही है जितना आरबीआई ने प्रेडिक्ट किया था। अगर हम बात करें कि रीज़न क्या है इतनी अच्छी ग्रोथ का, तो एक है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, वो जो कि 8% से ग्रो हो रहा है, और रिसेंटली जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो बेसिकली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसके कारण जो जीडीपी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, पहले कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं जीडीपी से। अगर आप जीडीपी देखें तो जीडीपी होता क्या है। जीडीपी बेसिकली अगर एक्सपेंडिचर मेथड से मैं कैलकुलेट करूं तो जीडीपी होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अगर कंजम्पशन जितना हम कर रहे हैं, खर्चा जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बन गए, जीडीपी का मतलब होता है देश में होने वाले प्रोडक्शन होने वाला गुड्स एंड सर्विसेज का मॉनिटरी वैल्यू, जितने भी फाइनल प्रोडक्ट बन रहे हैं। फाइनल प्रोडक्ट वर्ड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डबल जो है काउंटिंग ना हो। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल प्रोडक्ट बन रहे हैं उसका जो मॉनिटरी वैल्यू होगा उसको हम बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब हमारे देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विस बन रहे होंगे, कौन प्रोड्यूस कर रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। वो अगर इंडियन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर बाहर की कंपनी प्रोड्यूस कर रही तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारी देश की टेरिटरी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे होंगे, मान लो कि टोटल देश में 100 किलो चावल हो रहा है और उसकी 10 रुपये किलो वैल्यू है, तो जीडीपी कितनी होगी, 1000 रुपये। समझ में आया क्या। तो सिर्फ 100 किलो चावल अगर मेरे देश में हो रहा है और 10 रुपये किलो उसका वैल्यू है, तो टोटल जीडीपी कितनी आएगी, 1000 रुपये। मॉनिटरी वैल्यू आती है जितना भी गुड्स एंड प्रोडक्शन होता है। अब जीडीपी अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं कंजम्पशन देखूंगा कि जितना भी आपने, अगर 100 किलो चावल आप कंज्यूम कर लें या 80 किलो चावल आपने कंज्यूम कर लिया, 20 किलो चावल आपने इन्वेस्टमेंट के लिए रख दिया, तो टोटल आपका जो जीडीपी होगा वो तो 1000 ही आएगा, है ना। तो आप या तो खर्चा करेंगे, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको खर्चा काय में करेंगे, कंजम्पशन में, या फिर उसको खर्चा काय में करेंगे, इन्वेस्टमेंट में। अगर आप सेविंग को जीरो मान रहे हैं, इवन आप सेविंग कर भी रहे हैं, तो कभी ना कभी तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस साल ना सही दूसरे साल करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट सेविंग, अगर जनरली आइडियल कंडीशन में सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होता है, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है इकोनॉमिक्स में, पर हम उसमें नहीं जाएंगे। तो सेविंग को मैंने यहाँ जीरो मान लिया है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो भी एज्यूम किया कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो जीडीपी बेसिकली क्या होगी, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का जो भी सम होगा वो जीडीपी कहलाएगी। समझ में आया क्या। अब
हमारे यहाँ जो है रीज़न है बढ़ने का, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसके कारण जीडीपी बढ़ रही है। तो अपन देखेंगे, अगर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो फिर जो प्रोड्यूस कर रहा होगा वो सोचेगा कि यार इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो मैं इन्वेस्ट करूँ और प्रोडक्शन को और बढ़ाऊँ। प्रोडक्शन जब और बढ़ेगा तो यहाँ से इनकम होगी मतलब बेसिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन करने के लिए आपको नए लेबर लगेंगे, नए प्लांट लगेंगे, इन्वेस्टमेंट होगा। तो जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकी इनकम बढ़ेगी और इनकी इनकम बढ़ेगी तो फिर ऑब्वियसली कंजम्पशन बढ़ेगा और कंजम्पशन बढ़ेगा तो फिर डिमांड बढ़ेगी। ये साइकिल जो है हमेशा चलता रहता है, ठीक है। और इसलिए जो है बूम आता है। जब ये साइकिल पॉजिटिव चलता है तो बूम आता है। लेकिन अगर मान लो कंजम्पशन कम हो जाए तो क्या होगा, डिमांड ऑटोमेटिकली कम होगी। और अगर डिमांड कम होगी तो जो प्रोडक्शन कर रहा है वो क्या सोचेगा कि डिमांड तो है नहीं, तो मैं जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो भी ना करूँ। और उसके साथ वो क्या करेगा, ले ऑफ करेगा, कुछ लोगों को, लेबर को बाहर कर देगा। जब वो बाहर हो जाएंगे तो उनके बाहर होने के कारण उनकी इनकम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इनकम ख़त्म हो जाएगी तो उनकी जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी क्योंकि उनका कंजम्पशन कम होगा और कंजम्पशन कम होगा तो फिर डिमांड कम होगी और फिर डिमांड कम होगी तो फिर इन्वेस्टमेंट कम होगा। इस साइकिल को बोलते हैं रिसेशनरी साइकिल। तो इंडिया जो है अभी ऑप्टिमिस्टिक है, बुल रन चल रहा है इंडिया का। ऐसा लोग कह रहे हैं कि इंडिया पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो ऑप्टिमिज़म चल रहा है। तो इंडिया का जो बूम है वो साइकिल चल रहा है बेसिकली अभी। इससे पहले 2016 से 2022 तक की अगर बात करें तो इंडिया जो है रिसेशनरी साइकिल में था, लगातार जीडीपी गिर रही थी और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ तक पहुंच गई है जीडीपी, ठीक है, या पहुंच जाएगी, इंक्लूडिंग रघुराम राजन जी जो हमारे फॉर्मर गवर्नर थे। तो बहुत सारे लोगों को चिंता थी, लेकिन वापस पिकअप किया है किसने, कंजम्पशन ने और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ने। अगर ये दोनों चीज़ें होगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो ग्रोथ बढ़ेगी और ग्रोथ बढ़ेगी तो बेसिकली आपकी इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और सारी चीज़ें जो है शुरुआत हो जाएगी, एक बूम आएगा। और रिसेशन और बूम जो है अल्टरनेट आते ही हैं। जैसे कि 2002 से 2007 में इंडिया का बूम चल रहा था, उसके बाद 2016 से 2020-22 तक के जो है इंडिया का रिसेशनरी पीरियड चल रहा था। अब दोबारा से जो है पिकअप की है चीज़ों ने, तो हो सकता है कि अब वापस जो है इंडिया की ग्रोथ बढ़े। उसके बाद अगर कुछ सेक्टर इसमें अलग अलग ब्रेक किया है, क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि कंस्ट्रक्शन की बात की है कि कंस्ट्रक्शन काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब जो ग्रोथ है उसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कम हुई है, जो कि चिंता का विषय है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं जैसे स्टील और सीमेंट, वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर अच्छा ग्रो कर रहा है। तो ये कुछ सेक्टर हैं जो तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। इसके कॉन्ट्रैक्ट होने का कारण क्या बताया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, बेसिकली जो एक्सपोर्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। ये रिसेंटली जुलाई की बात कर रहा हूँ मैं, जुलाई में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो 15% गिर चुके हैं। अगर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 15% गिर जाएंगे, इसका मतलब कि जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसमें ग्रोथ कम हो जाएगी, क्योंकि डिमांड कम हो गई है तभी तो एक्सपोर्ट कम हो गए हैं और फिर प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा वो ग्रो कम करेगा। समझ में आया क्या? तो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट था। अगले क्वार्टर के लिए जो है आरबीआई थोड़ा जो है चिंतित है। क्यों चिंतित है? क्योंकि अगले जो क्वार्टर में उन लोगों ने प्रेडिक्शन किए हैं वो काफ़ी कम ग्रोथ का प्रेडिक्शन किए हैं। जैसे कि उन्होंने माना है कि अगले सेक्टर में 6.5 से के आसपास जो है जीडीपी रहने के चांसेस हैं, उससे अगले थर्ड क्वार्टर में 6% और लास्ट क्वार्टर में 5.7%। उसके रीजंस क्या बताए हैं उन्होंने कि ग्लोबल हेडविंड का मतलब है पूरी दुनिया में जो है इस समय रिसेशन चल रहा है। जो यूएस है, वेस्ट कंट्रीज़ है, वहाँ रिसेशन है। अगर वहाँ रिसेशन होगा तो वहाँ पर जो डिमांड होगी, जो कंजम्पशन होगा वो कम होगा, और कंजम्पशन कम होगा तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, तो आप लोग एक्सपोर्ट कम करोगे। अगर अपन एक्सपोर्ट कम करेंगे तो अपने यहाँ जीडीपी पे भी असर पड़ेगा, हमारे यहाँ जो ग्रोथ होगी वो कम होगी। उसके अलावा इन्फ्लेशन जो है इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा जो मानसून है वो बहुत एवरेज रहा, जिसका रीज़न है एल नीनो, जिसके कारण प्राइसेस बढ़ने के कारण परचेसिंग पावर कम हो जाएगी और कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। जब आपके पास 100 ही रुपये हैं तो पहले आप सस्ती सस्ती चीज़ें 2-3 खरीद ले रहे थे, लेकिन अब 100 रुपये का एक ही चीज़ हो गया तो अब एक ही खरीदोगे, तो एक का प्रोडक्शन तो कम होगा ना, जो बाकी चीज़ नहीं खरीद पा रहे हो। तो ये हमारा इन्फ्लेशन के कारण हो जाएगा, जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि परचेसिंग पावर जो है लोगों की कम होगी। थर्ड है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके कारण क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट होगा उसको चिंता हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा रखेगी आरबीआई, और आरबीआई रेट ज़्यादा रखेगी तो जो कैपिटल कॉस्ट होगी, पहले आपको 100 रुपये जो है रेस करने में 1 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, अब आपको सडनली 5 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो आप जो प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे थे उससे आपको रिटर्न मान लो 4 रुपये आ रहा था, अब 105 रुपये आपका अगर लग रहा है तो आप वो प्रोजेक्ट नहीं करोगे, तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो आप इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो बेसिकली वही साइकिल जो है चलना शुरू हो जाएगी कि कंजम्पशन कम होगा, और ये साइकिल पूरी तरीके से वापस रिवर्स होने लगेगी। तो इसलिए जो है जो आरबीआई है उसको एप्रीहेंशन है ये 3 रीज़न
रीजंस के कारण। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट सारे एक एक समझ में आ गए होंगे, आने वाले क्वार्टर में क्यों प्रेडिक्ट कम किया है वो भी समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल था। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है मैपिंग टाइज। ये आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है और इंडो चाइना रिलेशन के ऊपर है। बेसिकली जो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है इंडो चाइना रिलेशन का, वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और उसी पे ये आर्टिकल है। क्या है आर्टिकल बाद में बात करेंगे, पहले थोड़ा भूमिका बना ली जाए। प्री के लिए कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं डिस्कस करूँगा। बेसिकली प्री से ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें इसमें आ सकती है, कुछ मैपिंग आ सकती है, या फिर जो कन्फ्लिक्ट है मैप से रिलेटेड उस पर हम बात करेंगे। सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, तो सारा कवर करेंगे मेंस और प्री। अगर टाइमलाइन की बात करें तो 2017 में डोकलाम हुआ था, जो कि डोकलाम कन्फ्लिक्ट बेसिकली इंडिया भूटान बॉर्डर पे, इंडिया भूटान और चाइना का जो ट्राई जंक्शन है वहाँ पर डोकलाम बेसिकली कन्फ्लिक्ट हुआ था। उसके बाद ये रिज़ॉल्व हो गया था। उसके बाद 2019 में इंडिया ने क्या किया, 370 हटाई। 370 हटाने के बाद इंडिया ने क्लेम किया कि चाइना और अक्साई चीन बेसिकली लद्दाख का जितना पोर्शन है, जॉनसन लाइन कौन सी है, ये जॉनसन लाइन है जिसकी मैपिंग 1865 में की गई थी, और ये पूरा कश्मीर का हिस्सा, पूरा लद्दाख का हिस्सा इंडिया का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में है। ठीक है, जिसे जॉनसन लाइन कहा जाता है। तो इंडिया ने पूरा जॉनसन लाइन को क्या कहा था कि ये हमारा है, क्लेम किया था। उसके बाद 2020 में कोविड के बाद अप्रैल में क्या हुआ था, जो चाइना के ट्रूप्स हैं वो हमारी टेरिटरी में अंदर घुस आए थे। उसके कारण एक गलवान कन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसमें जो गलवान वैली है वहाँ पर हमारे जवान और उनके जवानों में झड़प हो गई थी, वॉयलेंट रूप ले लिया और हमारे 20 जवान शहीद हो गए। उनके कई ज़्यादा जवान शहीद हुए होंगे, लेकिन उनकी पॉलिसी है वो बताते नहीं हैं, अपनी कमज़ोरी दिखाना नहीं चाहते। लेकिन एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया ने जो है एक्सेप्ट किया कि हमारे 20 जवान शहीद हुए। उसके बाद बहुत सारे टेरिटरी में उन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया, और इंडिया जो है उसके बाद से चाहता है कि कोई भी रिलेशन नॉर्मल नहीं हो सकते जब तक कि आप वापस अप्रैल वाली पोजीशन में नहीं चले जाते। 2020 मतलब जो पहले की पोजीशन है जहाँ पर सारे ट्रूप्स पहले हुआ करते थे, वहाँ पर ही चाइना को वापस जाने के लिए कह रहा है। लेकिन चाइना क्या कर रहा है, चाइना इंडिया के साथ छेड़खानी कर रहा है, बार बार उसे परेशान कर रहा है, और अंदर घुसने की नेगोशिएशन तो चल रहे हैं लेकिन रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। ये 1986 के बाद, जहाँ पर बहुत सारा मतलब अरुणाचल प्रदेश में इशू हुआ था, कन्फ्लिक्ट हुआ था 1986 में, जो कि 7 साल में रिजॉल्व हुआ था 1993 में। उसके बाद से ये सबसे बड़ा जो है कन्फ्लिक्ट है जिसमें वायलेंस हुआ है 2020 का गलवान वैली, और इतना आसानी से होने नहीं वाला है रिजॉल्व, जैसे कि डोकलाम हो गया था। ठीक है, तो ये बेसिकली भूमिका थी। अब हम बात करेंगे कि इंडिया चाइना का जो बॉर्डर इशू है वो एक्चुअल में है क्या। इंडिया की जो लाइन है जॉनसन लाइन, 1965 में ये ब्रिटिशर्स थे, इन लोगों ने ये जॉनसन लाइन बनाई थी। उसके बाद मैकार्टने लाइन, जो मैकार्टने लाइन थी, मैकार्टने लाइन कब बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 1893 में। ठीक है, मैकार्टने मैकडोनल्ड लाइन, मैकार्टने मैकडोनल्ड लाइन, ये 2 ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई थी तिब्बत एरिया को बेसिकली क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, जो तिब्बत का एरिया है। तो ये लाइन बनाई गई थी, उसमें इसको कहा गया मैकार्टने मैकडोनल्ड लाइन। ये जो लाइन है वो इंडिया का परसेप्शन रहा है एलएसी का, और 1962 वॉर में जो चाइना था वो यहाँ तक घुस आया था, और चाइना का जो परसेप्शन है वो ये है, इंडिया का जो एलएसी का परसेप्शन है वो ये है। ठीक है, तो ये वाला जो जोन है ये पेट्रोलिंग जोन है और इसी में हमेशा कन्फ्लिक्ट होता है। इसके अलावा अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये मैकमोहन लाइन है, जिसे 1914 में बनाया गया। तिब्बत, ब्रिटिशर्स और चाइना तीनों ने जो है इसको फाइनलाइज़ किया था, लेकिन लास्ट मिनट पे चाइना जो है बैक ऑफ कर गया था और साइन नहीं किया था। और ये वाली जो लाइन है अरुणाचल प्रदेश की, जो हमारी पूरी बॉर्डर है, ये पूरा हिस्सा इंडिया का ही है, और इसी को हम मानते हैं कि ये हमारा है मैकमोहन लाइन वाला। तो ये अरुणाचल प्रदेश बेसिकली पूरा इंडिया का हिस्सा है ये, लेकिन इंडिया का जो परसेप्शन है एलएसी का वो ये मैकार्टने मैकडोनल्ड लाइन है। ठीक है, जो इंडिया मानता है कि इसके बाद का एरिया तिब्बत का है, अभी तक के परसेप्शन था। हालांकि 2020 में हम लोगों ने 19 में कहा कि सारा अक्साई चीन हमारा है, पूरा हिस्सा हमारा है। अभी जो कन्फ्लिक्ट हुआ है रिसेंटली, उस कन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। रिसेंटली एक मैपिंग जो है जारी की है, जो कि स्टैंडर्ड मैप है, उसमें अरुणाचल प्रदेश पूरा का पूरा, मतलब ये पूरा हिस्सा चाइना ने अपना बताया है। और बेसिकली चाइना अरुणाचल प्रदेश को इसलिए अपना बोलता है कि जो तवांग है
यहाँ पर जो बुद्धिज़्म है और लासा का जो बुद्धिज़्म है, दोनों सेम तरह के बुद्धिज़्म है। तो उनका ये कहना है कि तवांग और लासा दोनों एक ही हिस्से हैं, एक ही पार्ट हैं, और इसलिए ये भी हमारा होना चाहिए। इंडिया का ये रीज़न है कि हमारे यहाँ इतने मुस्लिम हैं और सारा वेस्ट वाला जो मिडिल ईस्ट का जो मुस्लिम्स हैं वहाँ पर, और इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं उनका एक ही जैसा कल्चर है, तो सारा मिडिल ईस्ट जो है हम लोग क्लेम नहीं कर सकते, उसी तरीके से आप क्लेम नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही लॉजिकल है। उसके अलावा जो है रिसेंटली जो मैप दिखाया है उसमें साउथ चाइना जो सी है, साउथ चाइना सी का जितना भी हिस्सा है 9 डैश लाइन, ठीक है, 9 डैश लाइन हमेशा किससे रिलेटेड है? साउथ चाइना सी से। इसको याद रखना, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी दिखाऊंगा मैं 9 डैश लाइन क्या है। तो ये जो है जितना भी 9 डैश लाइन कन्फ्लिक्टेड एरिया था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, वो जो है चाइना ने अपने मैप में दिखाया है अपनी टेरिटरी में। तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया है और कहा है कि ये जो है आप नहीं कर सकते। और जनरली जब भी कोई भी बैठक होने वाली होती है या चाइना का कोई भी मंत्री या चाइना का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आने वाले होते हैं तो वो इस तरीके की चीज़ें करते हैं ताकि सामने वाली कंट्री को दबाव बनाया जा सके, ताकि वो जो नेगोशिएट कर रहे हैं उससे वो कम में नेगोशिएट करें। मान लीजिए मैंने आपका पूरा हिस्सा ले लिया, मैं बोलूँगा ये पूरा हिस्सा मेरा है, तो आप लोग नेगोशिएट करके बोलोगे चलो इतना तो दे दे। तो अगर आप इतना मांगोगे तो वो नेगोशिएट वाला इतना मांगेगा। तो ये चाइना की टैक्टिक्स रही है कि आप सामने वाले को दबाव में लेके आओ ताकि वो नेगोशिएट करने में थोड़ा ही हिस्सा जो है आपसे ले। इसी तरह की टैक्टिक वो हमेशा अपनाते रहा है। दूसरा जो पॉइंट है, इसी के कारण अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो G20 है उस बैठक में भी चाइना का जो शी जिनपिंग है वो नहीं आने वाले हैं। ये बहुत चिंता का विषय है, इसलिए क्योंकि इंडिया वैसे भी G20 में लीड कर रहा है, और लीड करना है तो इंडिया एक कंसेंसस स्टेटमेंट बनाना चाह रहा था, और अगर चाइना नहीं आएगा तो फिर बहुत जो है इश्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि कॉमन स्टेटमेंट फिर बन ही नहीं पाएगा। हालांकि चाइना अभी ये कंफर्म नहीं किया है कि जो बायकॉट कर रहा है या नहीं, लेकिन रिपोर्ट को खारिज भी नहीं किया है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि चाइना मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि चाइना ने चुप्पी साधी हुई है, तो ज़रूर वो आना चाहता होगा। ये सिर्फ एक रूमर है, लेकिन देखते हैं क्या होगा। तो बेसिकली ये दो चीज़ें हुई हैं, और इसके साथ साथ जो है हमें ऐसा लग रहा है कि अभी कोई भी बैठक से इतना आसान नहीं होगा ये इशू को रिजॉल्व करना अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। और दोनों के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत कम हो गया है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत बढ़ गया है, और जो ट्रस्ट है वो बहुत कम हो गया है। 1986 के बाद इंडिया का जो चाइना के साथ रिलेशन है सबसे लोवेस्ट लेवल पर आ चुका है, और दोनों को अभी दूर दूर तक के ऐसा दिख नहीं रहा है कि ये जो रिलेशन है वापस नॉर्मलाइज हो सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली आर्टिकल था। अब 9 डैश लाइन के बारे में बात करेंगे। ये वाला जो हिस्सा दिखा रहा है साउथ चाइना सी में, इसको कहते हैं 9 डैश लाइन। ये जो डॉट डॉट रेड रेड लाइन दिख रही है आपको, इसको चाइना की 9 डैश लाइन है। इस पूरे हिस्से को जो है कौन चाइना अपना क्लेम करता है, ये साउथ चाइना सी का पार्ट है, ठीक है। अगर आप कौन कौन से जो बेसिकली आइलैंड हैं जो कि कन्फ्लिक्ट हैं, डिस्प्यूटेड हैं, तो आपको ये पूछा जा सकता है। जैसे सेनकाकू आइलैंड आया था जापान और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट, वैसे ही आपको पारासल आइलैंड आ सकता है जो कि चाइना, वियतनाम और ताइवान के बीच में कन्फ्लिक्ट है। उसके बाद आपको आ सकता है स्कारबोरोक शॉल जो है ये आ सकता है, जो कि फिलीपींस, चाइना, वियतनाम और ताइवान के बीच में है। और स्पार्टली आइलैंड आ सकता है जो कि मलेशिया हो गया, ब्रुनई हो गया, और फिलीपींस हो गया, ताइवान हो गया, चाइना और वियतनाम, इनके बीच में ये कन्फ्लिक्ट है। ये तीनों जो है आइलैंड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, करेंटली इन द न्यूज़ करके पूछ सकता है, और पूछ सकता है आपके प्रीलिम्स के पेपर में पारासल आइलैंड कौन से बेसिकली कंट्री के बीच में ये डिस्प्यूट है, या कौन से जगह पे ये सिचुएटेड है साउथ चाइना सी में। समझ में आया क्या? ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रीलिम्स आस्पेक्ट कवर होगा। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन ग्लोबल। ये आर्टिकल आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन बेसिकली आ चुका है तो रिपीट तो नहीं होना चाहिए, पर उसके बावजूद भी हम ऐसे टॉपिक कवर करेंगे जो आ सकते हैं और ग्लोबली न्यूज़ में है। रिसेंटली गैबन जो है, गैबन में जो कि कंट्री वेस्ट अफ्रीका की है, वहाँ पर कूप हुआ है, तख्ता पलट हुआ है। तो सबसे पहले तो बात कर लिया जाए कूप के बारे में और मार्शल लॉ के बारे में, ठीक है। मार्शल लॉ और कूप में बहुत फ़र्क होता है। कूप का मतलब होता है मिलिट्री रूल। पहले वहाँ पर मान लीजिए डेमोक्रेसी थी तो चुन के आ रहे थे, अब मिलिट्री जनरल्स का जो है रूल हो जाएगा और कोई इलेक्शंस नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया है, कूप हो गया है, मतलब पहले डेमोक्रेसी थी, अब यहाँ पर मिलिट्री रूल आ गया है। मार्शल लॉ की बात करें तो इंडिया के बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू है, नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है हैंडल नहीं हो पा रही है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है। जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं काम कर पाता है तो गवर्नमेंट ने आफ्सपा जो है एक्ट लगा के रखा है, वहाँ पर जो मिलिट्री वाले हैं उनको स्पेशल जो है पावर दे दी जाती है, और जब तक
के लॉ एंड ऑर्डर नॉर्मलाइज नहीं हो जाता, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में नहीं आ जाता, तब तक के मिलिट्री का रूल होता है, उसको बोलते हैं मार्शल लॉ। इंडिया में प्रोविज़न है मार्शल लॉ का, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, हालांकि डेफिनेशन नहीं दी हुई है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, जो बेसिकली इस आर्टिकल में मुझे बताना था। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। गेबन में कूप हुआ है, जो कि 8वीं वेस्टर्न जो है वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, जो इकोवास का हिस्सा है। इकोवास क्या है? इकोवास, इसको आप गूगल करिए, आप देखिए, मैं इसे 2-3 बार बता चुका हूँ। टोटल 15 मेंबर है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है वेस्ट अफ्रीका का। तो बेसिकली इसकी कंट्री है कूप गेबन, और बेसिकली ये वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। तो इसमें वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री की ये 8वीं कंट्री है जहाँ पर क्या हो रहा है, कूप हो रहा है, और एक पैटर्न सा बन गया है। ये पहले फ्रेंच कॉलोनी थी, अब बेसिकली यहाँ पर ये जो पॉपुलर लीडर है इस बार चुन के आने थे 3rd टाइम, ठीक है, उनका नाम था अली बोंगा, ठीक है। उनके अगेंस्ट में मिलिट्री रूल लगा दिया गया है 3rd टाइम जीतने के बाद भी। और लोगों ने, जब उनने कहा कि लोग सड़क पे आएँ उनका सपोर्ट करें, तो लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि जो उनके खिलाफ़ काफ़ी करप्शन चार्जेस थे और इलेक्शन में फ्रॉड करने के चार्जेस थे। और जो भी गेबन का ऑयल, गेबन जो है ऑयल रिच कंट्री है ना, ओपेक का मेंबर है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ओपेक का मेंबर है और गेबन ऑयल रिच कंट्री। तो जो इससे रेवेन्यू हुआ वो गरीबों पे उतना खर्चा नहीं किया, और डायनेस्टिसिज्म, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। तो बेसिकली अगर आप पैटर्न देखें, जो वेस्ट अफ्रीका में वापस जो है एंटी डेमोक्रेटिक जो सिचुएशन बन रही है, एंटी डेमोक्रेटिक बोलना चाहिए, एक रिवॉल्यूशन सा हो रहा है। उसके रीजंस क्या हैं अगर मैं बात करूं, तो मेन रीज़न है करप्शन। जो वहाँ के लीडर हैं वो बहुत करप्शन कर रहे हैं। उसके अलावा डायनेस्टिसिज्म मतलब नेपोटिज्म, डायनेस्टी, अपने ही घर वाले लोगों को ही इलेक्शन लड़ा रहे हैं, वही लीड कर रहे हैं, वही जो है आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद इलेक्शन फ्रॉड, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये सारी कंट्रीज़ जितनी भी अभी कूप हुए हैं उनमें इस तरह के ट्रेंड देखने मिले हैं, और मिलिट्री को लोगों ने सपोर्ट किया है कूप करने के लिए। तो ये एक चिंता का विषय है, जो एंटी डेमोक्रेटिक वेव चल रही है वेस्टर्न अफ्रीका में, क्योंकि ये स्टेबल नहीं करेगी, रीजन को अनस्टेबल करेगी, और ये दुनिया के लिए भी सही नहीं है। बेसिकली ऐसी जगह जहाँ ऑयल रिच कंट्री हो, उसका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी कंट्रीज़ इनके प्रोडक्शन पे, इनके एक्सपोर्ट पे ही डिपेंड करती हैं, है ना। हालांकि ये अकेली कंट्री नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक कंट्री ईरान अगर प्रोडक्शन कम कर देता है तो प्राइस कितने बढ़ जाते हैं। इसलिए दुनिया के लिए चिंता की बात तो होती ही है। इसके अलावा अगर बात करें तो पिछली मिलिट्री ने टेक ओवर किया है फ्रेंच कॉलोनीज़ में पिछले 3 साल में लगभग 6 कंट्री है, जिसमें 8 बार कूप हो चुका है। देखें तो गैबन लेटेस्ट है, इसके पहले नाइजर में हुआ था जुलाई में, उसके पहले बुर्किना फासो में हुआ, गोयना में हुआ, माली में हुआ और चैड में हुआ। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं बेसिकली। ये हमारा गैबन है, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कांगो के जस्ट बाजू में, ठीक, ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये गेबन है। नाइजर, माली, चैड, बुर्किना फासो और गुइना, ये मैप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैपिंग भी आती है, ये न्यूज़ में आते हैं। तो प्लेसेस इन द न्यूज़, इस तरह का जो एक आजकल ट्रेंड चल रहा है पिछले 2-3 सालों से, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये मैपिंग हो गई आपकी, ये आपको रीजन दिख रहा है, ये वेस्टर्न अफ्रीका, ये वाला जो रीजन है ये बेसिकली कंट्रीज़ हैं। समझ में आया क्या? तो ये प्लीज़ अच्छे से इसको देख लीजिएगा एक बार, इसे याद करना है अपने को, कोशिश करना है कि ये याद हो जाए, ठीक। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कोक बोरोक त्रिपुरा लैंग्वेज विदाउट अ स्क्रिप्ट। तो बेसिकली ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, और मेंस के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के लैंग्वेज जो भी एंडेंजर्ड है, न्यूज़ में है, इस तरीके की जो कंट्रोवर्शियल न्यूज़ चल रही है, उसमें जो लैंग्वेज के कारण न्यूज़ चल रही है, ये सारी चीज़ें आपको यूपीएससी में पूछ ही सकते हैं और पूछी जा भी चुकी है। जैसे कि हल्बी हुई, ये क्या है, ये आ चुका है पहले भी। तो इससे रिलेटेड एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी तैयार करेंगे, जो रिसेंटली लैंग्वेजेस हैं जो न्यूज़ में थी। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल से, कोक बोरोक त्रिपुरा लैंग्वेज विदाउट अ स्क्रिप्ट। तो कोक बोरोक बेसिकली क्या है, एक लैंग्वेज है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, जो कि त्रिपुरा में रह रही हैं, है ना। 19 ट्राइबल कम्युनिटी की ये लैंग्वेज है। इसकी बहुत ज़्यादा ओल्ड हिस्ट्री है। 1979 में इसे ऑफिशियली स्टेट की जो लैंग्वेज है त्रिपुरा की, वो घोषित किया गया था। अभी इसे 22 डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है, और त्रिपुरा की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इशू क्या है, कोक बोरक में बेसिकली इसकी खुद की कोई स्क्रिप्ट नहीं है। स्क्रिप्ट क्या होती है बेसिकली हम उस पर बात करेंगे, और लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या होता है इस पर भी बात करेंगे। तो खुद की स्क्रिप्ट नहीं है। शुरुआत करते हैं स्क्रिप्ट के बारे में। पाकिस्तान पंजाबी और इंडियन पंजाबी का एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप पंजाबी सुनेंगे पाकिस्तान की या फिर इंडिया की, तो आपको दोनों लैंग्वेज सेम ही है,
समझ में आ जाएगी, क्योंकि दोनों लैंग्वेज लगभग भाषा सेम ही है, लेकिन एक को गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखते हैं और एक को शाहमुखी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। इसका मतलब दोनों अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। स्क्रिप्ट का मतलब लिपि होता है, तो अलग अलग लिपि में लिखा जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप समझ तो जाएंगे लैंग्वेज को, लेकिन अगर आपको गुरुमुखी आती है और शाहमुखी नहीं आती है तो आप जो लिखावट होगी वो आप नहीं समझ पाएंगे। इंडिया में बेसिकली देवनागरी लिपि को जो है ऑफिशियल माना गया है, लैंग्वेज का पार्ट, ऑफिशियल स्क्रिप्ट मानी गई है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि जैसे कि हमारी अ आ इ ई क ख ग घ, इस तरीके से हम लैंग्वेज लिखते हैं। किस तरीके से लैंग्वेज लिखी जानी चाहिए ये बेसिकली मानक तय करते हैं, वो हम लोगों ने तय कर दिया है कि हम देवनागरी लिपि को फॉलो करेंगे। हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, हमारी राष्ट्रीय लैंग्वेज नहीं है, इसको याद रखना है। हमारी सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश, जो कि सेंट्रल की है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343। अगर आप 345 की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी और भी अदर लैंग्वेजेस या तो हिंदी या दूसरी लैंग्वेज को क्या बना सकती है, ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकती है। 347 आर्टिकल की बात करें तो प्रेसिडेंट जो है हमारे, वो भी एक लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो जो बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट जनता जो चाहती है कि इसे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, उसको प्रेसिडेंट डायरेक्टली भी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर सकते हैं। प्रेसिडेंट का मतलब बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। तो ये बेसिकली हमारे क्या हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न हो गए। होपफुली आपको स्क्रिप्ट में समझ में आ गया होगा लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का डिफरेंस। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूँ, दिस इज़ इंग्लिश लैंग्वेज रिटन इन अ रोमन स्क्रिप्ट, और ये रोमन स्क्रिप्ट में लिखी हुई हिंदी है। तो ये बेसिकली हिंदी लैंग्वेज लिखी काय में गई है, रोमन स्क्रिप्ट में, और ये इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि किस में लिखी गई है, रोमन स्क्रिप्ट में। तो दोनों में हम सेम तरीके की लैंग्वेज ABCD यूज़ कर रहे हैं लिखने में, तो वो हमारी स्क्रिप्ट सेम हो जाएगी जो कि रोमन स्क्रिप्ट है। अब इशू ये है कि कोक बोराक जो लैंग्वेज है उसकी खुद की कोई स्क्रिप्ट नहीं है। तो आर्गूमेंट क्या चल रहा है और इशू भी क्या चल रहा है कि बंगाली और रोमन स्क्रिप्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बीजेपी की गवर्नमेंट है और वहाँ के जो लोकल के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि कौन सी होनी चाहिए जो स्क्रिप्ट होनी चाहिए वो देवनागरी लिपि होना चाहिए। यहाँ पर किसकी, कोक बोराक को लिखने के तरीके में कौन सी लिपि को फाइनलाइज कर रहे हैं इन लोग, एक्सेप्टेबल है, अडॉप्ट किया जा रहा है देवनागरी लिपि को, ऐसा वहाँ के लोकल के लोग हैं वो कह रहे हैं। उसके कारण प्रोटेस्ट चल रहे हैं, स्टूडेंट यूनियन जो है रोड पे आ गए हैं, सड़कों पे आग जला रहे हैं, और बहुत तरीके की चीज़ें प्रोटेस्ट जो है तेज़ी से बढ़ के चल रहा है। इसके पहले जो लेफ़्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया था, 2 कमीशन बैठाए थे, और उन दोनों कमीशन के जो लीडर थे श्यामाचरण त्रिपुरा, वो बेसिकली उन्होंने जो ट्राइबल लीडर थे उनकी अध्यक्षता में दोनों जो है कमेटी बनी थी, और उनने क्या फाउंड किया था कि जो रोमन स्क्रिप्ट है वो मेजॉरिटी लोग चाहते हैं, ट्राइबल लोग, कि रोमन स्क्रिप्ट में ही जो है इसको अडॉप्ट किया जाए, लैंग्वेज को लिखना। ठीक है, तो लैंग्वेज को लिखना काय में किया जाए अडॉप्ट, रोमन स्क्रिप्ट में। त्रिपुरा मुथा जो कि एक रीजनल पार्टी है वो ये चाहती है कि जो ट्राइबल राइट है और आइडेंटिटी एट कोर है वो यही चाहते हैं कि या तो बंगाली और रोमन स्क्रिप्ट दोनों को ही एक्सेप्ट किया जाए कोक बोराक को लिखने के लिए, जो लैंग्वेज है उसको लिखने के लिए। तो आपको भाषा जो बोलचाल की भाषा होता है उसको भाषा कहते हैं, और जो लिपि होती है जो जिससे भाषा को लिखा जाता है। आपको ये डिफरेंस तो समझ में आ गया। बीजेपी लेकिन क्या आरोप लगा रही है कि जो रोमन स्क्रिप्ट की डिमांड कर रहे हैं वो फोर्सेस हैं वो इंडियन नेस के अगेंस्ट है, मतलब भारतीयता के अगेंस्ट है, और वो नहीं चाहते कि देश में इंटीग्रेशन हो नॉर्थ ईस्ट का, इसलिए वो चाहते हैं कि देवनागरी लिपि को ही बढ़ावा दिया जा सके। तो ये बेसिकली इशू है। आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, कोक बोराक रिसेंटली इन द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा जैसे आपको ऐसे पूछ सकता है, सावरा लैंग्वेज उड़ीसा से है, उड़ीसा की है जो कि न्यूज़ में है। कुई लैंग्वेज वो भी उड़ीसा की है जो खोन ट्राइब से रिलेटेड है। कुरुक लैंग्वेज वेस्ट बंगाल की जो ओरान ट्राइब से रिलेटेड है। इसमें चौथा और जोड़ दिया जाएगा, कारा बोराक जो है लैंग्वेज लिख दिया जाएगा और त्रिपुरा डाल दिया जाएगा। तो आपको ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना है। होपफुली आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि लिपि और लैंग्वेज में क्या फ़र्क होता है। ये हमारा आर्टिकल था। हमारा आज का जो लास्ट आर्टिकल है वो है अ प्रोग्रेसिव यूसीसी मस्ट प्रोटेक्ट द चाइल्ड्स बेस्ट इंटरेस्ट। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन यूसीसी से रिलेटेड है, और यूसीसी अभी बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है। गवर्नमेंट जो है इस पे बहुत चर्चा कर रही है, और आने वाले समय में हो सकता है यूसीसी के ऊपर बिल आ जाए।
तो शुरुआत करेंगे आर्टिकल से। द हिंदू में ये एडिटोरियल जो मेन एडिटोरियल पेज होता है उसमें आया हुआ है, और आर्टिकल आपके जीएस 2 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ स्टैटिक चीज़ों के बारे में बात करूँगा वो रेलेवेंट है, लेकिन वो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। मेंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, यूसीसी क्यों किया जाए चाइल्ड के रिस्पेक्ट में, उसके ऊपर आपको एक पॉइंट मिल जाएगा एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए कि यूसीसी लागू करना चाहिए। तो शुरू करते हैं आर्टिकल। यूसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है पहले इसको जानते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में इसका प्रोविजंस दिया हुआ है? आर्टिकल 44, जो कि डीपीएसपी का हिस्सा है। इसे हम हिंदी में नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। अगर ये डीपीएसपी का हिस्सा है इसका मतलब ये जस्टिसिएबल नहीं होगा, और अगर सरकार इसे लागू नहीं करती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते और उसे एनफोर्स करने के लिए नहीं बोल सकते। लेकिन अगर ये फंडामेंटल राइट होता तो आपके पास अधिकार होता कि आप कोर्ट जाएं और बोलें कि सरकार इसे लागू करे, जैसे कि राइट टू एजुकेशन या राइट टू लाइफ, जो कि फंडामेंटल राइट है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये डीपीएसपी का हिस्सा है। उसके साथ साथ यूसीसी बेसिकली सिविल लॉज जो हैं उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि जो सिविल लॉज हैं जो रेगुलेट कर जिसका रेगुलेशन आपकी लाइफ से रिलेटेड चीज़ों का हो रहा है। सिविल लॉज में क्या क्या आता है? मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जैसे कि एडॉप्शन से रिलेटेड। ये सब पर्सनल लॉ जो है रेगुलेट करता है अभी, क्योंकि 1947 में उस समय माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों अलग अलग थे, अलग अलग कई सारे रिलीजन थे, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। और क्योंकि रिलीजन के बेसिस पे पूरा का पूरा पार्टीशन हुआ था, तो उस समय गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि यूसीसी को कहाँ डाला जाए? डीपीएसपी में। और जब फ्यूचर में हालात ऐसे होंगे, अच्छे होंगे, सारी कम्युनिटी चाहेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, तब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। अभी लगभग 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन यूसीसी लागू नहीं हुआ है। बहुत सारे क्वार्टर से जो है बात आती है कि यूसीसी को लागू करना है। यूसीसी लागू करने का मतलब, अगर आप मैरिज की बात करें तो मुस्लिम में मैरिज जो है लड़कियों की एज क्या है? 15 साल। हिंदुओं में क्या है? 21 साल। ये पर्सनल लॉ से जो है रेगुलेट होते हैं। हम क्या चाहते हैं, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आए तो ये सारी चीज़ें या 18 साल हो जाए या 21 साल हो जाए। समझ में आया? जो भी एज हो सभी कम्युनिटी के लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग का लॉजिक क्या है यूसीसी अप्लाई करने का? बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसलिए चाहते हैं, जो पॉलिटिकल वाले हैं, कि पॉलीगैमी जैसी चीज़ है जो जेंडर जस्टिस के ख़िलाफ़ है ना। अगर एक जो है हस्बैंड है वो 4 वाइफ रख सकते हैं, तो फिर ये बेसिकली जेंडर जस्टिस के अगेंस्ट में है। तो जेंडर जस्टिस के इशू को एड्रेस करने के लिए यूसीसी लाने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट उनका हमेशा क्या होता है? नेशनल इंटीग्रेशन। देश को जो है इंटीग्रेट करने के लिए हम अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते, अलग अलग पर्सनल लॉ के हिसाब से देश नहीं चल सकता। इसलिए सबके लिए एक ही लॉ होना चाहिए जिससे जितने भी सिविल इश्यूज़ हैं उसको रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, अगर उसके अपोजिट वालों की बात सुना जाए तो जो अपोज में हैं वो क्या कह रहे हैं? इट्स अ थ्रेट टू डाइवर्सिटी। इट्स अ थ्रेट टू डाइवर्सिटी। और जो रिलीजियस कम्युनिटी है उनके जो राइट्स हैं उसके भी वायलेशन है ये दो इश्यूज़ जो है बेसिकली अपोजिशन वाले कहते हैं। रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों आया है, अब इस पे बात करते हैं। यू अभी जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, सेंटर गवर्नमेंट, वो एक स्पेशल सेशन लेके आ रही है, और बहुत लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि उसमें यूसीसी को जो बिल है वो लेके आने वाली है। अगर यूसीसी बिल गवर्नमेंट जेन्युइनली चाहती है और पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं है इसमें, और चाहते हैं कि यूसीसी आए, तो इट्स अ वेरी वेलकम मूव। पर अगर पॉलिटिकल कंसिडरेशन है कि जस्ट एक एजेंडा देना है चुनाव का, तो ये सही वक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा पोलराइज़ है। अगर कंट्री की बात करें, वैसे ही हम काफ़ी डिवाइडेड हैं, छोटे छोटे मुद्दों पे डिवाइड हो जाते हैं। इवन क्रिकेट जो इंडिया में सबसे ज़्यादा खेला जाता है उसमें भी हम प्लेयर के हिसाब से डिवाइड हो जाते हैं, आईपीएल की टीम के हिसाब से डिवाइड हो जाते हैं। कुछ विराटियंस हैं तो कुछ रोहितंस हैं, अलग अलग चीज़ों में हम डिवीज़न जो है ढूंढ ही लेते हैं तरीका। तो इस समय जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डिवाइडेड है, और अगर हम इस वक्त माइनॉरिटी पे कुछ भी थोपेंगे, अगर वो
नहीं चाहेंगे कि यूसीसी हो, और अगर उन पे थोपा जाएगा तो अननेसेसरली रिवोल्ट होने के चांसेस हैं, राइट्स होने के चांसेस हैं, जो कम्युनल शांति और पीस को जो है, कम्युनल पीस के जो है अगेंस्ट होगा। ठीक है, तो ये सब सारे इश्यूज़ हैं। इसके साथ साथ अगर कमेटी की बात करें तो पार्लियामेंट्री पैनल, लॉ कमीशन, अलग अलग कमिटीज़ ने जो है रिसेंटली क्या रिकमेंडेशन दी है कि यूसीसी के लिए अभी सही वक्त नहीं है, क्योंकि जो कम्युनिटी है वो प्रिपेयर नहीं है। लेकिन अगर ऐसे ही देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ होगी जो कम्युनिटी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ नहीं तैयार होगी। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे कि हम कोई भी रिफॉर्म्स नहीं करेंगे क्या? तो ये भी एक सवाल उठता है। इसलिए अगर गवर्नमेंट्स जेन्युइनली कंसिडरेशन कर रही है और यू सिर्फ पॉलिटिकल कंसिडरेशन के लिए नहीं लाया जा रहा है ये बिल, तो ये बहुत वेलकम मूव है। लेकिन सारी कम्युनिटी को एक साथ लेके चलना भी उतना ही ज़रूरी है, ताकि शांति और पीस जो है बनाया जा सके, कम्युनल हार्मनी जो है इस्टेब्लिश की जा सके, एटलीस्ट इंडिया जैसी कंट्री में, जो कि सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और सबसे डाइवर्स कंट्री है। तो ये हमारा जो है यूसी से रिलेटेड इशू हो गया। अब हम बात करेंगे डिटेल में कि एक्चुअल में आर्टिकल किससे रिलेटेड है। तो आर्टिकल में क्या बात की गई है, जो एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनके राइट्स को जो है उतना ही ध्यान देना चाहिए, साथ साथ जो चिल्ड्रन हैं उनके राइट्स का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और सिर्फ बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स हैं उनके कंसिडरेशन को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि आप इन सब अडॉप्टिव पेरेंट्स और चिल्ड्रन के राइट्स का ध्यान ना दें। ऐसी बात क्यों की जा रही है? तो आने वाले समय में जो यूसीसी है उसमें ये ध्यान स्ट्राइक बैलेंस करने की ज़रूरत है, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनके राइट्स का और जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनके राइट्स का। कुछ इश्यूज़ हुए हैं, कुछ केसेस हुए हैं जो रिसेंटली आए हैं, उसकी बात करते हैं। एक हाई कोर्ट का रिसेंट जजमेंट आया है 2023 में, जिसमें क्या कहा गया है कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है उसको बच्चे की कस्टडी दे दी है, और ऑलरेडी वो बच्चा अडॉप्ट कर दिया हो चुका था, उसके बाद फिर बायोलॉजिकल पेरेंट्स की कस्टडी दे दी गई। तो बहुत सारे लोगों ने उसका बेसिकली अगेंस्ट में बात की। CWC जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो चाहती थी कि जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनको बच्चा दिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने वो रूलिंग को चेंज कर दिया और बायोलॉजिकल पेरेंट्स को प्राथमिकता दी गई। तो यूसीसी में हम यही चाहते हैं कि एक बैलेंस बनाया जा सके, ताकि अडॉप्टिव पेरेंट्स के लिए जो है आसानी से अडॉप्शन हो सके, और एक बार बच्चे को अडॉप्ट कर लिया गया है तो फिर बच्चा उन्हीं के पास, और उन बच्चे के इंटरेस्ट में सोचते हुए, ना कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स के इंटरेस्ट में सोचते हुए जो है डिसीज़न दिए जाएँ। क्या केस था? सबसे पहले तो एक 17 साल की जो बच्ची थी, जो कि माइनर थी, उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। जिससे वो प्रेग्नेंट हुई थी उस लड़के के साथ वो चली गई, भाग गई और शादी कर ली। शादी करने के बाद उसके जो फादर मदर हैं उन्होंने क्या केस लगाया, जो रेप केस था। लड़के को सज़ा हो गई, लड़का सज़ा होने के बाद लड़की की दूसरी जगह शादी कर दी गई। अब दूसरी जगह शादी कर दी गई तो इस केस में क्या होता है, वो बच्चे को CWC जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके अंतर्गत CWC जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उनको सौंप दिया गया, और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने उस बच्चे को एडॉप्शन के लिए दे दिया। अब वो बच्चा अडॉप्ट कर लिया गया एक पेरेंट्स के द्वारा। उसके बाद जब उसके फादर थे, जो कि बायोलॉजिकल फादर थे, वो जेल से उन्हें बेल मिल गई, और बेल मिलने के बाद उन्होंने क्लेम किया कि ये बच्चा मेरा है। उसके बाद वो अडॉप्टिव जो पेरेंट हैं उनसे वो बच्चा लेके, हाई कोर्ट ने रूलिंग किसके फेवर में दी, वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स के फेवर में। उसके कारण इस बच्चे को बहुत सारा ट्रॉमा झेलना पड़ा। बायोलॉजिकल पेरेंट्स के अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए। वो इतना अडॉप्शन किया, उनके फीलिंग्स बहुत हर्ट हुई, क्योंकि वो इतने समय तक बच्चे के साथ रहे। उसके साथ साथ बायोलॉजिकल पेरेंट जिनका क्या बैकग्राउंड क्रिमिनल है, उसके साथ बच्चा कितना सेफ़ है। तो जुवेनाइल CWC ने इनके अगेंस्ट में रूलिंग दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे रिवर्स कर दिया है। तो इसी कारण से हम ये चाहते हैं कि यूसीसी जो है लाई जाए, और बेसिकली फोकस किया जाए कि इस पे अडॉप्टिव पेरेंट्स के ऊपर भी, ताकि अडॉप्शन रेट भी बढ़े, और बायोलॉजिकल जो टाइज़ है उस पर ओवर एम्फेसाइज ना किया जाए। यही हमारा बेसिकली आर्टिकल है और यही एक पॉइंट भी है कि यूसीसी लाना चाहिए, ताकि जो है एडॉप्शन भी हो सके, बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और बच्चों का इंटरेस्ट जो है उसे सेव किया जा सके। समझ में आया? ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये लास्ट आर्टिकल है। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।